तो सबको राम राम भाई, सबका स्वागत, सबको नमस्ते। आज मंडे है, 15 दिसंबर 2025 है और थ्योरी ऑफ सेपरेशन का डिस्कशन होगा आज, जो कि डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर ने लिटरेचर दिया हुआ है। तो इसमें हम चैप्टर हमारा ये कौन सा चल रहा था, शायद सिक्स्थ है। सिक्स्थ ही है। सिक्स्थ चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 62 पे हैं और ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स और देयर इफेक्ट्स ऑन माइंड को लेके चल रहे थे। मेन हेडिंग तो पेज नंबर 62 पे लास्ट पैराग्राफ से हम चलेंगे। वेयर डू वी ऑल फाल्टर, हम सभी कहां पर फाल्ट कर रहे हैं। वेयर डू वी ऑल फाल्टर, हम सभी कहां जा करके फाल्टर हो जाते हैं। वाई डू वी ऑल हैव डिफरेंट अप्रोचेज, और हम भिन्न भिन्न हमारी अप्रोचेज क्यों होती हैं। कोई कैसे अप्रोच करके, कोई कैसे अप्रोच करके दवाई क्यों निकालता है, इसका क्या कारण है। हाउ कम 10 डिफरेंट होम्योपैथ ड्राइव 10 डिफरेंट सिमिलिमम्स फॉर द सेम पेशेंट एंड येट क्लेम टू क्योर। बड़े सर के क्वेश्चन है कुछ, ये कह रहे क्यों 10 डिफरेंट होम्योपैथ अलग अलग तरीके से 10 सिमिलिमम निकालते हैं एक ही पेशेंट को लेकर के, और सभी क्लेम करते हैं कि वो क्योर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है। हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, अगर ये देखें कौन सही है उनमें से कौन गलत है, ये कैसे देखें। इज द होम्योपैथ हु टेक्स लॉन्गेस्ट हिस्ट्री राइट और द वन हु एनालिसिस विद फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन and give a fascinating explanation fit in a rarest of rare remedy, right? Is that one who hardly asks questions but observes and prescribe is always wrong? ये सवाल डालने कि क्या वो होम्योपैथ जो लंबी हिस्ट्री लेता हो, सही से एनालिसिस करता हो, फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशंस के आधार पर, फिगमेंट का मतलब है कल्पना के आधार पर जो उसके फिगमेंट करता है, आकलन करता है, और जो कि फैसिनेट करता हो, बहुत अच्छी सी एक्सप्लेनेशन, बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हो। फिट इन ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेमेडी, राइट, और फिर ला करके एक रेयरेस्ट और रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेमेडी को वहां फिट कर दे। इज दैट वन हु हार्डली आस्क क्वेश्चन बट ऑब्जर्व्स और प्रेस्क्राइब्स इज ऑलवेज रॉन्ग, और जो कि बड़ी मुश्किल से कोई क्वेश्चन पूछता हो और ऑब्जर्व करता हो सब कुछ और प्रेस्क्राइब करता हो, और हमेशा ऑलवेज रॉन्ग जो गलत होता है। और द होम्योपैथ हु प्लेनली प्रेस्क्राइब्स ए पॉलीक्रेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ materia medica ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फैसिनेटिंग स्टोरी टू जस्टिफाई हिज प्रेस्क्रिप्शन ऑफ पल्सेटिला और सल्फर। एक सवाल दो टुकड़ों में है कि क्या वो गलत है जो बहुत लंबी केस टेकिंग लेता है और इमेजिनेशंस के साथ निकाल के लाता है, या वो गलत है जो पॉलीक्रेस्ट दे रहा है materia medica के आधार पर बिना किसी फैसिनेटिंग स्टोरी के जस्टिफाई करने के लिए करता है अपने प्रेस्क्रिप्शन को पल्सेटिला के या सल्फर के। ये क्वेश्चन है सर का। कह रहे हैं इफ डॉक्टर हैनीमैन शॉड द सीड्स ऑफ आवर इन एनी inimitable homeopathic science, it was Dr. Kent, Dr. Boninghassen, etc. who groomed it, nurtured it, and it was Dr. Herring who, with his futuristic scientific masterpiece of love cure, has provided legal discipline to our scientific constitution. Those who do not follow the law of cure are solely responsible for the chaos created. यहाँ बड़े सर ने सवालों के बाद में आंसर अपना आप दे दिया कि यदि डॉक्टर हैनीमैन साहब ने एक ऐसा बीज बोया जो कि अद्वितीय है, इनिमिटेबल होम्योपैथिक साइंस, जो जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, एक ऐसा होम्योपैथिक साइंस जब हमें दिया, और जिसको डॉक्टर कैंट ने, डॉक्टर बोनिंगहसन ने ग्रूम किया,
नर्चर्ड किया। और डॉक्टर हैरिंग साहब ने एक फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक मास्टर ऑफ पीस लॉ ऑफ क्योर के बारे में जब दिया हुआ है ऑलरेडी, प्रोवाइडेड लीगल डिसिप्लिन की, मतलब लॉ ऑफ क्योर के रूप में हैरिंग साहब ने टू अवर साइंटिफिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कह रहे हैं। फिर दोज हु डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ क्योर आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैओस क्रिएटेड। तो ये जो कैओस है, ये जो अव्यवस्था है, ये केवल और केवल इसके पैदा होने के जिम्मेदार वही हैं जो लॉ ऑफ क्योर को फॉलो नहीं करते, डॉक्टर अमित पाल भाई। अदरवाइज बहुत ही अच्छा साइंटिफिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिद्धांत, एक संविधान के रूप में होम्योपैथी का एक तरह से नियम कानून के आधार पर स्थापित किया हुआ है हैनीमैन साहब ने, और उसको ग्रूम किया हुआ है कैंट बोनिंगसन साहब ने, और बहुत अच्छे से हैरिंग्स लॉ के रूप में एक मास्टरपीस ऑफ लॉ की ओर भी दिया हुआ है। या तो वो बात फिर से दोबारा से याद आ जाती है विराज कि वो कहीं किसी ने पूछा कि यार, और वो जो बुक लिखी गई है कि डायरेक्ट पैथोलॉजी के नाम से ये कि फलाने बीमारी से ये है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता किसने कहा क्या लिखा है, पर मेरे गुरु हैनीमैन ने कहा लिखा है वो मुझे बता दो, बस मैं उसको मानता हूँ। बिल्कुल यही है असली बात, असली लिटरेचर की। कह रहे हैं एवरी होम्योपैथ टॉक्स ऑफ ए हाउ वेल टू टेक ए केस, बी हाउ टू एनालाइज, सी व्हाट टू प्रेस्क्राइब। एवरी होम्योपैथ टॉक्स ऑफ, हर एक होम्योपैथ इस बारे में बात करते हैं कि भाई केस कैसे लिया जाए, कैसे उसे एनालाइज करें, क्या प्रेस्क्राइब करें। वेरी फ्यू ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड आई डेयर से हिज ब्रीड इट टू स्मॉल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्योर। और बहुत सारे होम्योपैथ इन बातों पर तो चर्चा करते हैं कि केस कैसे लेना चाहिए, एनालाइज कैसा करना चाहिए, प्रेस्क्राइब क्या करें, तो लेकिन बहुत ही कम हैं जो प्रोसेस ऑफ क्योर के बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं आई डेयर से दिस ब्रीड इज टू स्मॉल, और मैं ये साहस कर सकता हूं कहने का कि ऐसी ब्रीड बहुत कम है जो प्रोसेस ऑफ क्योर पे बात करती है। अदरवाइज केस टेकिंग पे, एनालिसिस पे, प्रेस्क्रिप्शन पे बातें करते हैं आपस में। वेरी फ्यू आर कंसर्न्ड विद द फॉलो अप एनालिसिस ऑफ द केस, और बहुत ही कम का इससे कंसर्न रहता है फॉलो अप कैसा आ रहा, एनालिसिस ऑफ द केस करके। नहीं तो प्रेस्क्रिप्शन दिया और भाई अपनी ड्यूटी पूरी समझो, फिर अगली बार जो उसने कहा उसके हिसाब से मोटा मोटा देख के प्रेस्क्रिप्शन किया। लेकिन फॉलो अप को, एनालिसिस को बहुत ही कुछ लोग हैं जो अपने क्यों क्योर हुआ इसको भी जांचते हैं, क्यों क्योर नहीं हो रहा इसको भी जांचते हैं लगातार। अपने क्योर केस को भी जांचते हैं कि ये आखिर सही किस वजह से हुआ है, और जो फेल हो जाते हैं उसको भी जांचते हैं। ये होना चाहिए। जी सर। एनी होम्योपैथ हु शोज हिज केस taking a course prescribed by Herring after prescription is the only right classical homeopath। क्लासिकल होम्योपैथ की डेफिनेशन भी आगे डॉक्टर सरे भाई। कोई भी होम्योपैथ यदि वो अपने केस में देखता है टेकिंग ए कोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बाय हैरिंग्स आफ्टर प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन के बाद जब जो डॉक्टर अपने हैरिंग्स लॉ को देखता है वही राइट क्लासिकल होम्योपैथ समझो। दिस अगेन शुड नॉट बी स्पोरेडिक रिजल्ट। और फिर बड़े सर बोल रहे हैं कि ये स्पोरेडिक रिजल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई यहां तो दिख गया हैरिंग्स लॉ वहां दिखा नहीं, हर एक केस में दिखना चाहिए। भाव ये है बड़े सर का दीपसी का कि चाहे क्रॉनिक केस हो चाहे एक्यूट केस हो, सभी जगह हैरिंग्स लॉ दिखना चाहिए, ये स्पोरेडिक रिजल्ट नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के वेदर इट बी एक्यूट और इन क्रॉनिक केस his simillimum should elicit Herring's law of cure except in incurable cases where irreversible pathological changes have taken place। एक चीज को छोड़ करके जहां irreversible pathological changes आ चुके हैं ये क्योर नहीं हो सकता, वो इनक्योरेबल है जहां ऑर्गन एक पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज ही क्यों ना हो गया हो। ऐसे केस को जहां फिर यहाँ पर ना कंपनसेटरी क्योर होएगा, यहाँ पे पहले ही हम बताएं। अदरवाइज
चाहे वो एक्यूट केस हो चाहे वो क्रॉनिक केस हो, उसके सिमिलीमम के बाद उसको हैरिंग्स लॉ के अनुसार देखना ही चाहिए, हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को, सिवाय उन केसेस के जहां पर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए, वहां थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। इवन इन सच ए केस कंपनसेटरी क्योर कैन बी एस्टेब्लिश, और उन केसेस में भी बल्कि कंपनसेटरी क्योर वहां होता है, उन केसेस में भी जहां इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, वहां जो है जो पार्ट बचे हैं वो हेल्दी काम करने लगते हैं, जो पार्ट लॉस्ट हो गए हैं वो एक बार को नहीं आएंगे क्योंकि इरिवर्सिबल है। तो इसलिए वहां भी कंपनसेटरी क्योर की टर्म बड़े सर ने वहां उनके लिए दे दी कि कंपनसेटरी क्योर किनका होता है, ये वहां उनका होता है जो पैथोलॉजी इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाती है। अदरवाइज हैरिंग्स लॉ देखिए एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी। Follow up a case and not only good prescribing for a case is what distinguishes one as good minimum prescriber. फॉलो अप के केस को फॉलो अप देखना या फॉलो अप किसी केस का, ना केवल गुड प्रेस्क्राइबिंग करना, ये नहीं कि केस का हमने गुड प्रेस्क्राइब कर दी मेडिसिन और हम बहुत अच्छे सिमिलिमम प्रेस्क्राइबर हो गए। सर ने कहा इसमें दो बात है शामिल, गुड सिमिलिमम प्रेस्क्राइबर आप तभी कहलाओगे जब आप एक गुड प्रेस्क्राइब करने के बाद किसी मेडिसिन को उसका फॉलो अप भी चेक करोगे, फॉलो अप भी अकॉर्डिंगली देखोगे, तब आप गुड सिमिलिमम प्रेस्क्राइबर कहलाओगे। Understanding of what is more important and what is less important in the symptoms that follow is what make a good prescriber. और अब गुड प्रेस्क्राइबर सिमिलिमम प्रेस्क्राइबर होने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट सिम्टम और व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट सिम्टम डॉक्टर से, तभी आप ये तय कर पाओगे कि हम किधर को जा रहे हैं फॉलो अप में, और तभी आप गुड प्रेस्क्राइबर कहलाओगे। मोर सो ओवर पावरिंग वंस ईगो and admitting that our prescription is wrong for the benefit of his patient is what makes one a good homeopath. Predicting actually to the patient what is bound to come with systematically and serially is what make a scientific homeopath. देखो बड़े सर कौन किस तरह का होम्योपैथ कब बनेगा इसका भाव दे रहे हैं। कह रहे हैं मोर सो, और इससे भी ज्यादा, जो अपने ईगो को ओवर पावर करके अपने ईगो को पीछे रख के ये स्वीकार करे, एंड एडमिटिंग दैट आवर प्रेस्क्रिप्शन इज रॉन्ग, जो अपने रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन को भी स्वीकार करे, उसमें कोई ईगोइस्टिक भाव ना लाए, किसी इंसान की भलाई के लिए स्वीकार करे अगर रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है उसको भी, वो ऐसी सोच किसी को एक गुड होम्योपैथ बनाएगी। प्रेडिक्टिंग एक्चुअली द पेशेंट व्हाट ही इज बाउंड टू कम अप विद सिस्टमेटिकली एंड सीरियली इज व्हाट मेक ए साइंटिफिक होम्योपैथ। और जो प्रेडिक्ट करे एक्चुअली द पेशेंट प्रेडिक्ट कर पाए सिस्टमेटिकली कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ आई है, यहाँ इसके बाद वहां जाएगी, फिर उसके बाद जब एक ऐसा आकलन कर ले मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, तो उसको एक साइंटिफिक होम्योपैथ की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये एक होम्योपैथ की भिन्न भिन्न जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं कि साइंटिफिक वो कब माना जाएगा, गुड होम्योपैथ कब माना जाएगा, गुड प्रेस्क्राइबर कब माना जाएगा, क्लासिकल होम्योपैथ कब माना जाएगा। बड़े सर ने ये अलग अलग विचार उससे जोड़े हैं कि तब आप अपने आप को ऐसा समझ सकते हो कि आप किस कैटेगरी के होम्योपैथ बन गए हो। बड़े सर कह रहे हैं आई फॉर वन हैव हैड एक्सपीरियंस विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रेस्क्राइबिंग कंसेप्ट इन द लास्ट 25 ईयर। जब ये बुक लिख रहे होंगे तब सर की प्रैक्टिस 25 ईयर की थी जब ये मैंने खरीदी थी। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक उनमें से था
I for one, मैं था एक जो एक्सपीरियंस किया लॉट ऑफ डिफरेंट प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइबिंग कंसेप्ट के माध्यम से मैंने अनुभव किया 25 साल में जो मैंने किए. आई स्टार्टेड सीइंग हेरिंग्स लॉ कमिंग लाइव इन ईच एंड एवरी केस ओनली व्हेन आई स्विच्ड ओवर टू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग. बड़े सर कह रहे हैं मैंने हेरिंग्स लॉ को देखना लाइवली तब शुरू करा हर एक केस में जब मैंने स्विच ओवर करा खुद को जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग की तरफ. जब मैंने एक उसकी जीसीएस देनी शुरू करी तभी मुझे हेरिंग्स लॉ दिखने शुरू हुए. उससे पहले जब मैं दूसरे तरीके से प्रेस्क्राइब करता था डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पे तब मुझे हेरिंग्स लॉ नहीं दिखे हर एक केस में. ऐसे सर इसमें ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी सर ने लिखा 25 साल तक उन्होंने ये चीजें करी, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे. हाँ तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि सर के अंदर पेशेंस कितना था कि इतने साल, क्योंकि एक इंसान अगर इतने साल प्रैक्टिस कर लेता है, चाहे कैसी भी करे, उसके बाद वो नया कंसेप्ट या नई चीज पे नहीं जाना चाहेगा, चाहे जी वो कितनी सही भी क्यों ना हो, क्योंकि उसका एक पैटर्न बन चुका होता है. लेकिन सर ने 25 साल के बाद भी एक नई प्रैक्टिस शुरू करी, उस पेशेंस पे लगातार करी, बिना ये सोचे कि आगे कैसे होगा, सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा, और हाँ. सही कर भी रहा हूँ, और वहां तक वो पहुंचे फिर भी. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अपना भाव, कोई भी इंसान किसी लंबे रास्ते पर टिका तभी रह सकता है जब वो ये जानता कि इस रास्ते का परिणाम 100% शुद्ध है. तो बड़े सर को उस समय ये जरूर समझ में आ गया होगा जरूर, और पक्की बात है ये मेरा, क्योंकि हम उसी लाइन पे चल रहे हैं आप और हम डॉक्टर श्रे, हम ये समझ चुके हैं कि राइट प्रेस्क्रिप्शन राइट होम्योपैथी ही वन एंड ओनली एक रास्ता है जो हमें इवॉल्व करेगी. अब हमें चाहे 25 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, हाँ अगर हमें यही ना समझ में आए कि हमारा जो डेस्टिनेशन क्या है तब हम कम कंफ्यूज होंगे. दोस्त बड़े सर को क्रिस्टल क्लियर हो चुका था कि राइट होम्योपैथी ये है. फिर इस पे चलते 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 25 साल लग जाए किसी को 20 साल 10 साल लग जाए, चाहे किसी को 30 साल लग जाए, ये कुछ ऐसे लेंगे हम. बड़े सर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं थे रहे होंगे, नहीं थे ना हमें ना आप हो. हम जो भी हमारा लेवल है आज की डेट में, हम तो अभी बिल्कुल पॉइंट कहते हैं ना शुरुआत के एक कदम पे हैं. लेकिन हम इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं बड़े सर ने जो बताया, एनीमैन साहब ने जो बताया, यही 100% सही है. तो ऐसी ही परिस्थिति ही बड़े सर की रही होगी. और उसके बाद चाहे उन्हें 25 साल लगे, अब आप देखो ना हैनीमैन साहब को कितने साल लगे 50 मिलीसीमल लाने में, बिल्कुल यही है ना, वो हम लोग कोर्स का हिस्सा है. जी हाँ अमित, हम ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल सर के अंदर भी हैनीमैन साहब की आत्मा थी. हाँ क्यों, हैनीमैन क्योंकि साहब जब हमें वो 80 राइटियसनेस दिख रही है हैनीमैन साहब वाली. हाँ, हैनीमैन साहब जब 80 साल की उम्र में भी अपने आप इवॉल्व हो को सकते करेक्ट कर हैं. रहे थे और ये एम्पोटेंस पहुंच सकते हैं, तो ये तो 25 साल की उम्र में 25 साल के एक्सपीरियंस से इवॉल्व हो रहे हैं. हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल हमारे लिए प्रेरणा जरूर बनते हैं ये लोग कि भाई ये देखो जी 25 साल तक टिके रहे. अब और फिर मैं बता दूं छोटी सी बात डॉक्टर सरे भाई, आप पूरे जिंदगी टिक सकते हो यदि सच्चाई के लिए प्रति आपको क्लियर हो जाए तो. बिल्कुल आपको अगर जी क्लैरिटी सर. हो जाए तो पूरी जिंदगी रुक सकते हो आप उस पॉइंट पे. और अगर आपको क्लैरिटी ना हो तो आप 10 मिनट नहीं रुको किसी टॉपिक पे या पॉइंट पे. बिल्कुल पवन बर, हाँ भैया. इसमें बहुत अच्छी जो चीज डॉक्टर शेर शायद करना चाह रहे हैं ना, या कहना चाह रहे हैं, जो हम सब लोगों को क्लियर है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और सही की तरफ जाते हैं. डॉक्टर हम बड़े सर उनमें से थे. उनकी तो बहुत अच्छी चलती हुई प्रैक्टिस थी, उनके पास पेशेंस की या किसी चीज की कमी तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. लेकिन उन्होंने साइंस को बहुत अच्छे से समझा और समझ के फिर ये करा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं, अब मेरे को इसको कैसे सही करना है. तो बात
यहाँ पर डॉक्टर टिके रहना, और वो क्योंकि वो सही और गलत के अंतर को समझते थे और अंदर से इस चीज को समझते थे कि यार ये गलत है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, तो और सही करो। वही डॉक्टर हैनीमैन साहब ने तो प्रैक्टिस ही छोड़ दी थी कि भाई ये गलत है तो मैं गलत प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा। हाँ, तो वही बात हम कह रहे हैं कि जब एक बार आपको सच्चाई समझ में आ जाए तो फिर आप भाई कुछ भी कर सकते हो उसके लिए। ये उनमें से थे और हम उनमें से जो होगा वही टिकेगा, ये भी जान लो। हाँ भैया। क्योंकि सर इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो शायद हम इसमें नहीं देख पा रहे, लेकिन हमने ये तो देखा। जो फैक्टर्स आते हैं इसमें, मतलब समझो सोसाइटी का प्रेशर आएगा कि आप किस लाइन में जा रहे हैं, या फिर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं आपकी एबिलिटी उस टाइम पे जब आप इस पूरे उसमें चलते जा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको टैकल करनी होती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, उस चीज को करते हुए भी 25 साल के बाद की वो हाँ, बहुत काबिल नहीं तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको श्रेय जाता है, हर एक उस इंसान को डॉक्टर श्रेय, ये हर उस इंसान की तारीफ है जो इन हार्डशिप के बाद भी टिका रहे। क्योंकि कैंट साहब ने खुद कहा अपनी लेसर राइटिंग में कि जो व्यक्ति, जो होम्योपैथ अपनी ब्रेड एंड बटर की क्राइसिस फेस नहीं कर सकता, जो होम्योपैथ अपने रिलेटिव्स के क्रिटिसिज्म नहीं सह सकता, ठीक है जी, वो लंबे समय तक होम्योपैथी नहीं कर सकता। इसमें देखो भैया, अपनी वो तारीफ की बात नहीं है, हमने भी प्रैक्टिस करने के बाद क्लिनिक पे ताला लगा के सारी चीजों को फेस करते हुए बस ये चल है। बिल्कुल। मतलब हम कहेंगे अमित पाल को देख, मतलब इतना होना कि भाई कोई चलता हुआ क्लिनिक में ताला लगा के चला जाए, या ऐसे लोग हम लोगों के सामने। अब मेरे को तो पहले उठा वहां पर करा करते थे, कमल भैया हैं, उनके पिताजी का नाम था कि मलिक होम्योपैथी वाले, और बहुत बढ़िया चलता हुआ मेडिकल स्टोर और बहुत सारी चीजें। और उसमें उनके पिताजी का ये भी कहना, जो आप कह रहे हैं ना सबके घर वाले और रिश्तेदार, कि तू कहाँ राइट में चल रहा है, के चक्कर में क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं कमा पाएगा, और हमें देख और ऐसे देख, ये सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि क्या सही है, एक जगह टिके और टिक के करे। अब अमित भैया की तरह के, हाँ भाई, पूरा करने के बाद, क्लिनिक सेटअप करने के बाद 6-6 महीने, साल भर के लिए क्लिनिक बंद कर देना, ये एक बहुत वही है हाँ, बात ये की कुछ कहना कि हटके है, ये कुछ हटके है, और ऐसी ही सोच आपको आगे बढ़ाएगी, ये जान लो भैया आज भी। और जो नहीं, देखो, बुरा इंसान या बुरा व्यक्ति कोई नहीं, जो नहीं इतनी हिम्मत कर पाया वो नहीं इधर आया, सिंपल। ना वो बुरे ना हम अच्छे, लेकिन इस रास्ते पे वही चलेगा जिसके अंदर ये बड़े सर वाले गुण होंगे, हैनीमैन साहब वाले भाव होंगे, और जो इस तरह के डिसीजन लेगा कि भाई सच्चाई के लिए मुझे सच्चाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, चटनी रोटी खा लूंगा लेकिन गलत दवाई नहीं दूंगा, वो इंसान आगे बढ़ेगा भैया सच्चे रास्ते पे दूसरे। बस और मेरे हस्बैंड एक बात कहते हैं कि हम अपने अंदर सुधार, इम्प्रूवमेंट या इवोल्यूशन तभी ला सकते हैं जब जो हम गलतियां करते हैं पहले हम उन्हें एक्सेप्ट करें कि ये मेरी गलतियां हैं। हाँ, जब वो फर्स्ट स्टेप होता है उसके बाद हम चेंजेस लाते हैं कि अब बिल्कुल इसको कैसे करते हैं। ये जो पहला स्टेप है ना, ये सभी नहीं ले पाते हैं, सच में बड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाता कोई बंदा ना जल्दी से, जी एक्सेप्टेंस में उसका ईगो, फाल्स ईगो नहीं आने देता किसी इंसान का। हाँ जी, और अभी पीछे आया था, यदि आप अपने ईगो को ओवर पावर कर जाएं तो आप आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर श्रेय ने यहाँ रखी कि भाई बड़े सर देखो तारीफ काबिल हैं उनकी, तो वो तो तारीफ से भी बड़ी ऊंची चीजें हैं एनिमल साहब और बड़े सर, लेकिन हर वो बंदा हमारे बीच में तारीफ काबिल होगा जो बिल्कुल जो अपनी हार्डशिप के साथ बुराइयां सहते हुए सही रास्ते को जो नहीं छोड़े, लेकिन इसके लिए वही नहीं छोड़ेगा जिसको ये, जो इसके प्रति अवेयर हो जाएगा, जो इस सच्चाई को आत्मसात कर लेगा कि होम्योपैथी के यही नियम, या सैद्धांतिक होम्योपैथी, ऑर्गन बेस्ड होम्योपैथी ही राइट होम्योपैथी है, वही रुक सकता है। और जहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ऑर्गन के प्रति, हैनीमैन साहब के प्रति, बड़े सर के प्रति, वो उतनी जल्दी जो है वो चला जाएगा दूसरे रास्ते। तो भैया क्रिस्टल क्लियर हो जाना पहले, तभी टिकेंगे हम लोग।
बहुत अच्छी बात आपने कही है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हैनीमैन एंड जेनेटिक्स, हेडिंग है डॉक्टर हैनीमैन एंड जेनेटिक्स। The genetic constitutional simillimum was indirectly advocated by Dr. Henneman for eliciting eliciting ideal cures through series of aphorisms in the organon। जो ऑर्गनन में कहां पर जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल सिमिलिमम का भाव आ रहा है, जो इनडायरेक्टली एडवोकेट किया गया है, वकालत करिए इनडायरेक्ट रूप से हैनीमैन साहब ने, उन एफोरिज्म की सीरीज बता रहे हैं सर। ऑर्गनन में कहां कहां मिलेंगे? पहला उन्होंने बताया है एफोरिज्म 9 में देखेंगे, एफोरिज्म 7 में देखेंगे, एफोरिज्म 15 में देखेंगे। 3 एफोरिज्म यहाँ सर ने कोट करें, जिनमें से कह रहे हैं इन एफोरिज्म 9 हैनीमैन स्टेट्स इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं जो कि ऑटोक्रेटिक है, द डायनेमिक्स दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी यानी कि ऑर्गेनिज्म, रूल्स विद अनबाउंडेड sway and retains all the parts of organism in admirable harmonious vital operations, all sensation and functions, so that our indwelling region gifted mind can freely employ this healthy living instrument for higher purpose of existence। इसका यहाँ रेफरेंस देते हुए बड़े सर कह रहे हैं कि इन दिस एफोरिज्म हैनीमैन हैज मेड अस अवेयर ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट। इस एफोरिज्म के माध्यम से हैनीमैन साहब ने कुछ इन कंसेप्ट को के प्रति हमें अवेयर किया। ए दैट मैन्स हेल्थ डिपेंड ऑन हार्मनी और इक्विलिब्रियम अमंगस्ट इट्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, व्हेन दिस इज डिस्टर्ब इट कॉजेज इल हेल्थ। एक तो ये कंसेप्ट बताई इसमें। बी कंसेप्ट क्या है? दैट दिस हार्मनी इज कंपेल्ड बाय एन इनविजिबल एनर्जी द डायनेमिक्स which pervades it and controls it। दूसरी बात इस में कंसेप्ट ये पता चलती है इस एफोरिज्म से कि जो ये हार्मनी है, इसको हार्मनी में रहने के लिए कंपेल्ड करती है एक एनर्जी, जो एक डायनेमिक्स जो कि परवेड करती है, हर जगह व्याप्त है उस ऑर्गेनिज्म में, रोम रोम में, सेल, हर एक सेल में, और उसको कंट्रोल कर रही है। दूसरी बात ये सामने आ रही है इस एवोल्यूशन। तीसरा सी, कंसिक्वेंटली दिस बॉडी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमेटेड बाय द एनर्जी हार्बोर्स विद इन इट ए रीजन गिफ्टेड माइंड। और परिणाम स्वरूप जो है फिर ये जो बॉडी है ये जीवंत रहती है इस एनर्जी के द्वारा, और हार्बर रहती है उसके द्वारा, जो एक रीजन गिफ्टेड माइंड है इसमें। इन शॉर्ट मैन इज मेड अप ऑफ बॉडी माइंड एनर्जी विच रूल्स बोथ द बॉडी एंड माइंड। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो जो व्यक्ति बना हुआ होता है वो उसका एक शरीर है, उसका एक मस्तिष्क है, और उसके अंदर एक एनर्जी है जो कि रूल करती है बॉडी एंड माइंड के ऊपर, दोनों के वाइटल फोर्स, वो जो वाइटल प्रिंसिपल या डायनेमिक्स। डी पॉइंट क्या निकल के आता है इस एफोरिज्म से? फर्दर ही मेंशंस दैट व्हेन द एनर्जी ड्रिवन ऑर्गन्स and systems of a organism are in harmonious equilibrium, it helps the mind to use the body for higher purpose of existence। फोर्थ पॉइंट ये निकला कि जब ये एनर्जी ऑर्गन्स को और सिस्टम को किसी ऑर्गेनिज्म के हार्मोनियस इक्विलिब्रियम में जब रखती है, तो ये जो इसका माइंड है वो उसकी इस बॉडी को यूज करता है हायर पर्पज के लिए, हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। ई पॉइंट निकल के आता है एफोरिज्म 9 से, बाय दिस द फिलोसफर इन हैनीमैन tells us that our very birth in this world have some purpose। जो फिलोसफर बाय दिस द फिलोसफर इन हैनीमैन साहब की फिलोसफी के हिसाब से एक बात कही गई कि हर किसी का जन्म किसी एक पर्पज के लिए हो रहा है। दिस सेम पर्पज इज इवोल्यूशन टू हायर एंड हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। जी। और ये सेम पर्पज जो है
पर्पज ये ऐसे भी है कि इवोल्यूशन होना हायर एंड हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए, thus every creation is created to progress and evolve. Evolution of man in the universe is synonymous to progress of life in the universe. Sorry, which is part and parcel of the universal energy cycle, which follows the law of bioenergetics and thermodynamics. Thus, man and every living cell has to work for living sincerely, conscientiously, and diligently, engulf as much knowledge as it can to deal with life, to face life with success, and finally evolve to a higher state, thus fulfilling the sole objective of its existence in the world. तो ये कुल मिला के लास्ट में फिलोसफिकल टच दे दिया कि हर कोई इधर इस दुनिया में किसी खास पर्पज के लिए आता है और वो प्रोग्रेस करता जाता है, इवॉल्व करता जाता है इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ साथ, और आखिर में यही बता दिया कि फाइनली जो हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस है वो है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को एंगल्फ करे, लाइफ को डील करते हुए, फेस करते हुए लाइफ को, और उसमें सफल हो, और फाइनली इवॉल्व होकर के हायर स्टेट पर फुलफिल करे अपने सोल ऑब्जेक्टिव को जो एग्जिस्टेंस के लिए आया इन दिस वर्ल्ड। बेसिकली ये जीवन का एक वो भी रहा, सिद्धांत भी रहा। एक लूसी मूवी है, लूसी मूवी जिसने देखी होगी उनको याद आ गया होगा ये स्टेटमेंट। उसमें जब वो प्रोफेसर से पूछती है कि मैं क्या करूं, मेरा माइंड इतना ज्यादा डिकोड होता जा रहा है, मेरे अंदर इतना नॉलेज का भंडार आता जा रहा है कि मैं क्या करूं इसका, तो प्रोफेसर ने उसे यही कहा कि आप वही करो जो लाइफ का मकसद है, कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करिए, उसको पास ऑन करिए आगे को। हम पास ऑन करते हैं अपने रेसिस के रूप में, अपने बच्चों के रूप में, जो हमारा जीवन हम सीखते हैं। हायर पर्पज हमारा कि ये भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस यूनिवर्स की एनर्जी को, नॉलेज को एंगल्फ करें और उसको हम पास ऑन कर दें आने वाली जनरेशन के लिए, उसके माध्यम से भी एक पैरेलल ये भी है ऑर्गेनिज्म का एक हायर पर्पज, अपने आप को इवॉल्व करके अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जा करके तो है ही, लेकिन एक सांसारिक प्राणी का ये भी हायर पर्पज है कि आप इस यूनिवर्स की एनर्जी को, इस नॉलेज एनर्जी की नॉलेज को एंगल्फ करो और आने वाले ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड ट्रांसफर करो, है जी। तो उसके लिए अच्छी हम आगे ट्रांसफर करेंगे या गलत गंदी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये फिर आगे कैटेगराइज हो जाती है अमितपाल भाई, जो हम पढ़ते हैं अक्सर कि अगर आप अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छी एनर्जी, अच्छी नॉलेज को लोगे तो आप अपने आने वाली जो संतति है, पोस्टेरिटी है, उसको अच्छा दोगे। ये भी एग्जिस्टेंस का मकसद है इस वर्ल्ड में। ब्रैकेट में कह रहे हैं, thus in my practice diligent conscientious or non-diligent non-conscientious nature in an individual, be it in acute or chronic disease, if very prominent, is taken to rule out or rule in remedy। बड़े सर कह रहे हैं इसलिए मेरी प्रैक्टिस में, चूंकि ऊपर जो भाव आया था डिलीजेंट और कंसाइंशियस होना, या नॉन डिलीजेंट नॉन कंसाइंशियस अगर कोई है स्वभाव के रूप में कोई इंडिविजुअल, तो कह रहे हैं मैंने इसको यूज करा एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के रूप में भी इस नॉलेज को। इफ वेरी प्रोमिनेंट, अगर ये बहुत ज्यादा कहीं प्रोमिनेंट है किसी इंडिविजुअल में कि ये बहुत ज्यादा डिलीजेंट या कंसाइंशियस है, या ये बहुत ज्यादा नॉन डिलीजेंट नॉन कंसाइंशियस है, तो मैंने इसको अपनी प्रैक्टिस में भी यूज करा इस नॉलेज को रूल आउट और रूल इन करने के लिए, रेमेडी को। एंड बिलीव मी, बड़े सर कह रहे हैं मेरे पे भरोसा करिए आप, इट हैज पेड रिच डिविडेंड्स, इसने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया जब मैंने इस आइडिया को डिलीजेंट कंसाइंशियस और नॉन डिलीजेंट नॉन कंसाइंशियस को मैंने लागू किया किसी इंसान में, देखते हुए कि किसमें कौन से शेड ज्यादा प्रिडोमिनेट करिए, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले।
जी तो अभी अमित शर्मा भाई कल परसों भी कह रहे थे, बड़े सर ने जो ये कंसेंसस डिलीजेंट जो लेके आए हैं, वो बड़े सर का अपना कंसेप्ट था बेसिकली। डिलीजेंट जी कंसेंसस और नॉन डिलीजेंट नॉन कंसेंसस रेमेडी का ग्रुप सर ने बना दिया था। तो बस हाँ, चल में डॉक्टर हनीफ साहब का जो फिलोसफर या फिलोसफी का माइंड था या वो था, उसको उन्होंने बहुत क्लियर करा है यहाँ पर कि भाई हम ऐसे ही धरती पे आए और ऐसे मर के चले गए नहीं। एक अगर आपके वर्ड को एक उसमें कर दें तो हमारा हम जो आए हैं वो आए हैं इवोल्यूशन के लिए। पहले से अपने को डे बाय डे मिनट बाय मिनट इवोल्व करना। आप भी कहते हैं ना कि हर सेकंड में जीनोम भी चेंज हो सकता है। हाँ, तो ये है कि हमें अपने आप को इवॉल्व करना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? इसी चीज को सर ने कहा कि डिलीजेंट लगातार करता रहता है, दैट इज डिलीजेंटली। और अगर इस चीज की शुरुआत भी अंदर से हुई है कि हम क्यों आए हैं, इस बात को हम समझने लगे, तो वो कंसेंसस डिलीजेंट तो सर अधिक हर केस में या उसमें कहते थे कि भाई कंसेंसस डिलीजेंट, हमें अपने काम को कंसेंसली डिलीजेंटली करना चाहिए, कंसेंशियसली डिलीजेंटली करना चाहिए। और इसी से बहुत रूल इन बहुत रूल आउट करते थे। दवाइयाँ ना, कि सामने वाला पेशेंट डिलीजेंट कंसाइंसेस है तो ये रेमेडीज आएंगी, इनमें से कोई हाँ ये जी, है बंदा। और अगर सामने हाँ वाला जी, नॉन डिलीजेंट नॉन कंसाइंसेस है तो इस ग्रुप में से मेडिसिन आने के चांस ज्यादा हैं। और बड़े सर कह रहे हाँ हैं जी, मेरे पे भरोसा करो, इससे मैंने बड़ा डिविडेंड्स लिया, इसका बड़ा लाभ, बहुत ही लाभ उठाया मैंने इस वाले कंसेप्ट का, हाँ जी। डिलीजेंट कंसाइंसेस और नॉन डिलीजेंट नॉन कंसाइंसेस का। तो यहीं रुकेंगे भाई, ये बहुत अच्छा हाँ जी। टॉपिक चल रहा है। अगले डिस्कशन में हम एफोरिज्म 7 में क्या कहा है, हैनीमैन एंड जेनेटिक्स का कैसा संबंध दिखता है, जेनेटिक्स को लेके हैनीमैन साहब का, वो अगले डिस्कशन में करेंगे एफोरिज्म नंबर 7 पे। ठीक है, राम राम जी सबको। बस मैं एक राम राम प्रश्न जी, राम पूछना राम चाह जी, रही राम थी, राम। हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, सा। जी बताइए। ये एक्चुअली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, आज क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम, मतलब ये सिचुएशन आई थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग ऐसे कभी ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें कैसे क्या अप्रोच करते। मेरे पास सुबह 4:30 बजे फोन आया, क्योंकि मैं सभी, मतलब आप सभी लोग मेरे से सीनियर इसलिए पूछ रही हूँ। सुबह 4:30 बजे किसी का फोन आया, मेरे ही मतलब कॉलोनी का ही, कि प्लीज जरा एक पेशेंट है वो, मतलब एक, मतलब वो उसको आप जरा देख करके। बस मैंने बोला ऐसे कंडीशंस हम लोग नहीं डील करते, आप इनको सीधे हॉस्पिटल में ले जाइए जहाँ इमरजेंसी सिस्टम, जहाँ इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी में इनको एडमिट करिए। लेकिन वो फिर 5 बजे के करीब फिर उनका फोन आया, तो फिर मैंने उठाया। फिर ऐसे में थोड़ी अपना भी आत्मा ज्यादा वो हो जाती है कि चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या बात है। फिर मैं गई देखने, ठीक है। तो उस बंदे के जो हाथ पैर ठंडे थे, आंखें एकदम चढ़ी हुई थी, पल्स देखा तो एकाक पल्स बहुत वीक सी। मैंने उनको ये कहा कि बहुत वो भाई, उनका यही था कि एटलीस्ट आप इनकी पल्स चेक कर लीजिए। तो मैंने उनका पल्स चेक किया, बहुत वीक पल्स, एकदम क्या कहते हैं, कभी कभी आ रही थी, अदरवाइज नहीं आ रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। कि मैं, मतलब ऑनेस्टली बताएं, मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि वो पूरा पास अवे हो चुका है वो बंदा कि नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि उसकी अल्कोहल वगैरह की हिस्ट्री रही है और लीवर का उसको कंप्लेन आया। तो अब मुझे ये समझ में नहीं है कि क्या वो हिपैटिक कोमा में चला गया है या फिर क्या कहते हैं वो पास अवे हो चुका है। तो ऐसे मतलब कैसे, अगर जो बाय चांस कभी कोई बुलाए कि आप देख के बताओ कि ये मर गया है कि नहीं मरा, तो उसका हाथ पैर तो ठंडा था, आंखें चढ़ी हुई थी, पल्स भी ऑलमोस्ट ना ही के बराबर, निग्लिजिबल, लेकिन एकाक फीबल पल्स मेरे को फील हो रही थी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? आप यहाँ ये जानना चाहते हैं वो मर गया या नहीं मर गया ये बताना है उनको, या हम यहाँ क्या मेडिसिनल अप्रोच कर सकते हैं ये पूछना चाहते हैं? मैं यहाँ पे तीनों चीजें जानना चाहती हूँ कि पहले हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए कि प्रैक्टिकल उनको अप्रोच सीधे। बड़े सर ने बताया, अगर आप उस स्थिति में हैं, वो उस लेवल पे हैं, उतना आप अपने आप को सक्षम बना लिए हैं, तो बड़े सर बोलते थे कि यहाँ पर हम उस बात को कंसिडर करेंगे जो इसकी जान जाने का कारण बन रही है। यहाँ पर जान जाने का कारण बन रहा है, उसकी पल्स जा रही है। जान जाने का, लाइफ खत्म होने का कारण यदि उसको ब्रीदिंग बन रहा, सांस नहीं आ रही, तो उसको, अगर जान जाने का कारण उसका कोई और दूसरा कोई एक्टिविटी बन रही है शरीर की, तो हम उसको फोकस करके
मेडिसिन देंगे। तो यहाँ मान लो पल्स से रिलेटेड कोई रूब्रिक ले लेंगे, जैसे पल्स का अच्छा। रूब्रिक है इंटरप्टेड या स्लो वीक पल्स लेंगे, और साथ में उसकी अगर ब्रीदिंग की इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाइनीज स्ट्रोक ब्रीदिंग है या इंटरप्टेड ब्रीदिंग है, समझ रहे हैं? तो ऐसी बात को लेकर के तो एंट्री करेंगे किसी एक अच्छी दवाई पे पहुंचने के लिए। उसके लिए बड़े सर ने बताया, फिर मैं बोल दूं कि उस समय पर उस स्टेट में जो वजह उसकी मौत का कारण बनने वाली है अभी के अभी, पीछे उसके हिपैटिक कोमा में था या लिवर सिरोसिस थी या फलाना था ढिकाना था, वो साइड में रखो। इस समय जो कारण बनने जा रहा है इसके सांस के छूटने का, इसकी मौत का, उसको डील करिए। वो पल्स ही है, 3 चीजें मिलेंगी यहाँ, रेस्पिरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन से रिलेटेड और सर्कुलेटरी से, यानी कि हार्ट और ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सेंटर पर फोकस करिए और सर्कुलेटरी सेंटर पे फोकस करिए अपनी रिपर्टरी में जो दे रखे हैं। ये तो हो गया मोटा मोटा एक अप्रोच का। अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि साहब ये बंदा जीवित है या नहीं है, ये जानना चाह रहे थे, तो फिर बेटा हम देखेंगे रिफ्लेक्स, और इसमें जो रिफ्लेक्स सबसे अच्छा होता है वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है। प्यूपिल का रिफ्लेक्स होता है, टॉर्च से उसकी आंख खोल के देखते हैं, यदि उसकी लाइट से सेंसिटिव है उसकी प्यूपिल अभी, तो उसमें लाइफ है। अगर वो रिफ्लेक्स भी, ये रिफ्लेक्स पे जाता है कंफर्मेशन फिर, ठीक है? उसके जो भी रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स पढ़ लेना आप गूगल पे या बुक में, तो रिफ्लेक्स से हम ये डिसाइड करते हैं कि कई बार के बंदा जीवित रहता है लेकिन लगता है कि ब्रीदिंग है ही नहीं, पल्स भी नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर रिफ्लेक्स है उसमें तो अभी वो मरा नहीं है। तो वो उससे पता चलती है। और वो खास करके टॉर्च नहीं लगा के देखते कई लोग, आंख में जो डॉक्टर लास्ट में आपने फिल्मों में भी देखा होगा, टॉर्च से उसकी आंख खोल के देखता है, फिर कहता है नहीं, ही इज नो मोर नाउ। तो टॉर्च से देखने पे आंखों के अंदर ब्लिंकिंग, क्या मतलब ब्लिंकिंग होगा? प्यूपिल बेटा सिकुड़ती है, फैलती है। हमारा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, हाँ। लाइट पे लेके, वो सेंसिटिविटी भी अगर चली गई, अगर आपकी लाइट पड़ रही है आंख में और उसकी प्यूपिल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, सिकुड़ी नहीं, वो डायलेट की डायलेट रही, तो अब बंदा निकल लिया। एक प्लांटर रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं हाँ, क्या? मैं बताया ना बेटा, प्लांटर तो और मोटा रिफ्लेक्स हो गया प्यूपिल से भी, क्योंकि प्यूपिल नियर टू ब्रेन है और ब्रेन डेथ बाद में होती है ना? तो ऐसे ही, लेकिन रिफ्लेक्स पे चेक करते हैं। मोटी बात मैंने बता दी, कौन सा मोटा रिफ्लेक्स है, कौन सा छोटा रिफ्लेक्स है, बारीक रिफ्लेक्स है, वो आप अपने तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बहुत ही महीन है, अगर ये भी नहीं रहा तो समझ लो प्लांटर तो बहुत पहले चला गया रिफ्लेक्स, है ना? तो ये था, तो यही रुकेंगे फिर। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम भाई, राम राम सर। राम राम जी, राम राम सर। राम राम भाई, राम राम साहब, राम राम जी।